तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सहारा स्कैम के बारे में। आप सोच कर देखिए, भारत में सबसे ज्यादा अगर नौकरियां प्रोवाइड करने की बात हो तो रेलवे सबसे आगे है, लेकिन उस समय रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए सहारा ग्रुप का नाम आता था, जिसने उस समय करीबन 12 लाख नौकरियां प्रोवाइड की थी। ये एक छोटी बात नहीं थी, तो सोचिए सहारा ग्रुप का उस समय कितना इंपैक्ट रहा होगा। और उस समय सहारा ग्रुप का कहना था कि उनके पास 9 करोड़ इन्वेस्टर्स थे। सोचिए भारतीय लोगों का कितना भरोसा था सहारा ग्रुप के ऊपर, जिसलिए बहुत पॉपुलर भी था उस समय। और सबके जुबान पर सहारा ग्रुप का नाम तो होता ही था। अगर आप अपने घर में किसी बड़े से पूछोगे सहारा ग्रुप के बारे में, सहारा कंपनी के बारे में, तो आपको उसके बारे में जरूर बताएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा ग्रुप जिसे सहारा परिवार भी कहा जाता था, आखिर उसके ऊपर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा कि 24,000 करोड़ का उसने स्कैम किया भारतीय लोगों के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सहारा स्कैम के बारे में और जानेंगे कि आखिर सहारा स्कैम क्या था और एक कैसे हुआ। सुब्रत रॉय या सहारा श्री के नाम से प्रसिद्ध ये शख्स आगे जाकर इतना बड़ा आदमी बनता है कि ये जो भी करता है एक बहुत बड़ी चीज बनकर रह जाती है, जिसमें इसके बेटों की शादी से लेकर कोई बड़ा बड़ा फंक्शन हो जाए। और गोरखपुर में स्कूटर पर नमकीन बेचने वाला ये शख्स कैसे भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और ताकतवर शख्स बनता है, तो उसके लिए हमें दोस्तों शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है आजादी के 1 साल बाद 1948 में, जब 10 जून को बिहार के अररिया में सुब्रतम रॉय का एक बंगाली हिंदू परिवार में जन्म होता है और जो उत्तर प्रदेश में जाके सेटल हो जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करते हैं। और कहीं काम करने के बदले उन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, जहां पर वो गोरखपुर में स्कूटर पर बैठकर नमकीन बेचा करते थे। लेकिन इससे खास फायदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस धंधे को बंद करना पड़ गया। लेकिन 1978 में इनके दिमाग में एक ऐसा बिजनेस का आइडिया आता है जिससे इनकी पूरी किस्मत ही बदल जाती है। तो साल 1978 में इन्होंने एक कंपनी खोली जिसका नाम था सहारा इंडिया, जो मात्र 2000 की लागत से खोला गया था। उस समय 2000 रुपए भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे। ये कंपनी चिट फंड की तरह काम किया करती थी। अब आज के टाइम पे चिट फंड का नाम सुनते ही लोगों को स्कैम लगता है, क्योंकि उसका नाम बहुत खराब हो चुका है चिट फंड का। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब बैंक रूरल एरिया में नहीं थे तब लोग सेविंग्स बहुत कम किया करते थे, जिसकी वजह से वहां पे चिट फंड चला करते थे। और जो चिट फंड काम किया करते थे इससे लोगों का फायदा भी होता था, जिसमें ये क्या करते थे, रूरल एरिया में जाकर तो डेली बेसिस पे लोग काम करते थे, उनसे बोला जाता था कि आप अपनी सैलरी का कुछ हिस्से को जमा करिए और उसके जब मैच्योर हो जाए तो आपको उसके बदले एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, ब्याज लगाकर, या तो दुगने तिगने मिलेंगे। इस तरह चिट फंड काम किया करते थे और उस समय लोग उसमें इन्वेस्ट भी किया करते थे। और ऐसा नहीं, उस समय चिट फंड से लोग सेविंग भी करते थे और सेविंग से अपने पैसे कमाते भी थे। तो चिट फंड का नाम उतना खराब नहीं था जितना आज के टाइम पे हो चुका है। और चिट फंड की तरह ही सहारा इंडिया भी वर्क करता था। जैसे कि आज के टाइम पे परपेटी वाले होते हैं, जो आपसे डेली बेस पे पैसे लेके जाते हैं और बाद में उसके मैच्योरिटी होने पर आपको उस पर अच्छा इंटरेस्ट और अच्छा पैसा देते हैं। उसी तरह ये भी वर्क करता था और इसी कॉन्सेप्ट से ये चलने लगा और धीरे धीरे लोग इसमें इन्वेस्ट करने लगे और लोगों को इसका फायदा भी मिलने लगा, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा और बढ़ने लगा और लोगों को लाने लगे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। जिसकी वजह से स्टार्टिंग में जो आदमी 10-15 रुपए जमा करता था वो धीरे धीरे 50 से 100 रुपए जमा करने लगा, जिसकी वजह से सहारा ग्रुप बहुत तेजी से बढ़ने लगा। और कहा जाता है कि 1987 और 1988 तक सहारा ग्रुप ने लोगों को नौकरियां भी देना शुरू कर दिया था। और सहारा ग्रुप में जो लोग काम करते थे उनका बेसिक काम ये था कि वो रूरल एरिया और गांव एरिया में जाकर लोगों को कन्विंस करना कि वो इसके अंदर अपने पैसों को इन्वेस्ट करें, जिससे उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। ये उनका काम हुआ करता था। और जो लोग वहाँ पे काम करते थे वो सैलरी बेस पे नहीं होते थे, वो कमीशन बेस पे होते थे, जैसे कि आज के टाइम पे एजेंट्स होते हैं। और 1990 आते आते सहारा ग्रुप या सहारा परिवार बोल लो, उनके पास हजारों एजेंट्स हो चुके थे। और 90s का दौर आते आते सुब्रत रॉय का पूरे भारत के अंदर लाखों ब्रांच हो चुके थे। सहारा ग्रुप इतना बड़ा हो चुका था कि उनके उस समय करोड़ों में इन्वेस्टर्स थे जो उनके अंदर इन्वेस्ट करते थे। तो अब सवाल ये था कि सुब्रत रॉय करोड़ों लोगों को पैसे कैसे घुमाते हैं। तो इसके पीछे का उनका कॉन्सेप्ट ये था, जो उनके पुराने डिपॉजिटर होते थे जिनका पैसा मैच्योर होने वाला रहता था, उनको वो नए डिपॉजिटर का पैसा हुआ करता था उसे पुराने डिपॉजिटर को दे दिया जाता था, जिससे जो पुराना इन्वेस्टर था उसका विश्वास बहुत बढ़ता था और उसे कहा जाता था कि आप अभी और इन्वेस्ट कीजिए, आपको इसका दुगना तिगना भी मिल सकता है, जिससे उसी पैसे को वापस इन्वेस्ट करा के उस नए बंदे को दे दिया जाता था, जिससे ये सर्कल हमेशा चलता रहता था। और सुब्रत रॉय की गाड़ी इसी कॉन्सेप्ट से चल रही थी, जिसके अंदर वो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर कर रहे थे कब से। सहारा ग्रुप इतना बड़ा हो चुका था कि अब धीरे धीरे वो बिजनेस लाइन में भी घुसने लगा। 1993 में उन्होंने अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, जहां सहारा एयरलाइंस को खोला गया और सहारा इंडिया तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन 1996 में उस पर एक बार सवाल उठता है, लेकिन ये बात को दबा दिया जाता है। 1996 में होता क्या है, लखनऊ के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेड कमिश्नर ने सहारा से उनके कुछ इन्वेस्टर्स की डिटेल मांगी थी, जो बहुत में पॉलिटिशियन थे, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन सहारा ने उन्हें देने से साफ मना कर दिया था। और ये बात को अगले दिन न्यूज में छपवा दिया, जिससे क्या हुआ कि बड़े बड़े लोगों की वजह से उस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेड कमिश्नर का ट्रांसफर हो जाता है और ये बात वहीं पर दब जाती है। और जो सहारा का राइज है वो तेजी से बढ़ता रहता है और 2000 आते आते तक
सहारा बहुत बड़ा हो चुका है, जहां पर सहारा टीवी, सहारा एयरलाइंस, सहारा न्यूज़पेपर, वहीं पर सहारा ने लोगों का दिल जीत लिया जब उसने इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया, जिससे भारतीय जर्सी पर सहारा परिवार लिखकर आने लगा, जिससे लोगों का भरोसा और बढ़ने लगा और लोगों ने उसके अंदर और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन 2002 के बाद असली गड़बड़ शुरू होती है, जहां उनके इन्वेस्टर्स को वो उलझाना शुरू करते हैं। जैसे कि वो इन्वेस्टर्स जिनके पैसे मैच्योर होने वाले थे, उन्हें नई नई स्कीमें बताई जाती थी कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, और लोग इनकी बातों में भी आ जाते थे और लोग इसमें इन्वेस्ट भी कर देते थे, जिसकी वजह से 2003 तक सुब्रत रॉय भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन चुके थे, जिसने अपने बेटे की शादी में 552 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए थे, जिसमें कौन सा बड़ा बिजनेसमैन नहीं गया था और कौन से बड़े एक्टर को इनवाइट नहीं किया गया था। एक आलिशान शादी को उस समय कराया गया था, जो उस समय सबसे महंगी शादी थी भारत के अंदर। और उसके बाद से सवाल उठने लगे कि आखिर इतना पैसा आया कहां से और ये पैसा है किसका। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि 2004 तक करीबन उनके पास 7 करोड़ इन्वेस्टर्स थे, यानी कि भारत का 17 में से एक आदमी उस समय सहारा में इन्वेस्ट किया हुआ था। और उसी समय सुब्रत रॉय ने कई सोशल वर्क भी किए, जिसमें 101 लड़कियों की शादी कराना हो गया, आपदाओं में पैसे भेजना होगा, गरीबों की मदद करना हो गया। वो अपनी एक मसीहा वाली छवि स्थापित करना चाहते थे, जो उन्होंने कर भी लिया। और उस समय की जो मीडिया थी वो उनके अगेंस्ट में कभी भी कोई न्यूज नहीं चलाती थी, क्योंकि उनके एडवर्टीजमेंट के बहुत पैसे उन्हें मिला करते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा उनके फेवर्स की जो न्यूज़ें होती थी उन्हें चलाया करते थे, अगेंस्ट की न्यूज़ों को दबा दिया जाता था। लेकिन 2005 के बाद से लोगों का सहारा ग्रुप से विश्वास उठने लगा, क्योंकि सहारा ग्रुप ने उनके जो एजेंट थे उन्हें हटा दिया बीच में से। उन्होंने कहा कि अभी आपको अपने पैसे को हमारे ब्रांच में आके डिपॉजिट करना पड़ेगा, जिससे क्या हुआ, जो डेली वर्कर्स थे वो हमेशा जाके ऑफिस में पैसे जमा नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑफिस भी बहुत दूर दूर हुआ करते थे, जिससे क्या हुआ, उनके ऊपर पेनल्टी लगाने लगे। मतलब क्या था कि अगर आप हमेशा पैसे नहीं भिजवाते रहोगे, जिससे आप पे पेनल्टी लगेगी और आपके जो पैसे अंदर जमा है वो भी आपको नहीं मिलेंगे, जिससे सहारा ग्रुप ने उनके पैसों को उन्हें नहीं लौटाया और बातों को घुमाने लगे बस। और वहीं सहारा ग्रुप जहां लोगों के पैसे नहीं दे रहा था, वहीं बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहा था, जहां 2006 में उसने पुणे में 10,600 एकड़ में फैला हुआ एक आलीशान एमी विलेज सिटी बनाया, और वहीं 360 एकड़ में खुद की एक सिटी बना दी गई लखनऊ के अंदर, जिसका नाम सहारा सिटी था। और अब आप ही देखिए कि एक तरफ लोगों का पैसा लोगों को नहीं मिल रहा है और सहारा ग्रुप इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन साल 2007 में सहारा ग्रुप से एक ऐसी गलती होती है जिसकी वजह से ये पूरा स्कैम लोगों के सामने आ जाता है। 2007 में सहारा ने अपनी 2 कंपनियों को पब्लिक कर दिया, जबकि इसके पहले उनकी सारी कंपनियां प्राइवेटली थी, जिससे अंदर क्या चल रहा है, कैसे वो पैसे को घुमा रहे हैं, लोगों को आज तक मालूम नहीं पड़ रहा था। दोनों कंपनियों को पब्लिक करने की वजह से दोनों कंपनियां इंडियन पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज बैंक के अंदर लिस्ट हुई, जिसको लिस्ट करने के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स लगने थे वहां पर, जो उन्होंने जमा भी किया। लेकिन उसके बाद जब कंपनी की डिटेल्स की जांच की गई तो उसके अंदर कुछ गड़बड़ पाया गया, उसके अंदर कुछ इनरेगुलरिटी पाई गई, जिसकी वजह से 9 सितंबर 2009 में भारत की रेगुलेटरी बॉडी सेबी की उस पर नजर पड़ती है, सहारा के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जनवरी 2010 में सेबी के पास 2 कंप्लेन आती है, जिसकी वजह से उनका शक कहीं ना कहीं साबित होने लगता है, जिसके बाद वो सुब्रत रॉय को तुरंत समन भेजते हैं जांच पड़ताल के लिए, और सुब्रत रॉय को बुलाया जाता है। और पूछताछ के बाद जो सेबी की रिपोर्ट होती है उसके अंदर सेबी कहती है कि सुब्रत रॉय की कंपनी में जितने लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनके नाम और एड्रेस गलत बताए गए, और जो उनके इन्वेस्टर थे 3 करोड़, उनका पैसा उन्होंने जो लिया है उसे वापस नहीं किया। और सुब्रत रॉय पे आरोप लगाया गया कि उन्होंने भारत के 3 करोड़ लोगों का 24,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में आता है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई होती है। लेकिन जिस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई हो रही होती है, जिस साल में, उसी साल सुब्रत रॉय बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज को भी खरीदते हैं, जहां पर लंदन के ग्रोसोवर हाउस होटल, न्यूयॉर्क सिटी ऑफ प्लाजा होटल को भी खरीदते हैं। एक तरफ उनका केस चल रहा होता है और एक तरफ वो अपनी प्रॉपर्टीज को भी बनाते जाते हैं। और 31 अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को आदेश दिया कि इनके जो 3 करोड़ इन्वेस्टर हैं, जिनके पैसों को इन्होंने जब्त कर लिया है, जो 24,000 करोड़ है, उन्हें ये पैसे वापस करने होंगे, जो भारत के इतिहास में सबसे बड़ी पेनल्टी है। आज से पहले किसी को भी इतनी बड़ी पेनल्टी नहीं लगी है। कोर्ट के फैसले के कुछ महीने बाद ही सहारा ग्रुप ने कहा कि उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए अपने इन्वेस्टर्स को वापस लौटा दिए, वो भी कैश में। ये बात को ना सीबी हजम कर पा रही थी, ना सुप्रीम कोर्ट हजम कर पा रही थी। तो दोनों ने प्रूफ मांगा कि आप हमें प्रूफ दीजिए कि आपने किन किन को पैसे वापस किए हैं कि नहीं। सोचने वाली बात थी कि 20,000 करोड़ रुपए कुछ ही महीनों में कोई कैश में कैसे वापस कर सकता है। और सुब्रत रॉय अभी तक सेबी से परेशान हो चुके थे और उन्होंने सेबी को चैलेंज कर दिया, जैसे कि सेबी उनकी कोई बिजनेस राइवल हो, ना कि कोई रेगुलेटरी बॉडी। 127 ट्रकों के अंदर 31,600 बॉक्स के अंदर एक डॉक्यूमेंट जो उनके कस्टमर्स के थे, जो उनके इन्वेस्टर्स के थे, वो सीबी दफ्तर की ओर भेज दिया। उन डॉक्यूमेंट्स में 3 करोड़ एप्लीकेशन फॉर्म थी, 2 करोड़ रिडेम्पशन वाउचर थे उसके अंदर। एक तरह से उन्होंने सेबी को चैलेंज कर दिया कि जब तक आप इसको क्रॉस चेक करोगे तब तक 5-6 साल तो निकल ही जाएंगे। सहारा ने सेबी को अपना बिजनेस राइवल मान लिया था, जो उनसे हार मान जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सेबी ने भी हार नहीं मानी और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना वो शुरू कर दिया। रातों दिनों डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर रहे थे और उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेबी को बहुत फर्जी नाम भी मिले और फर्जी एड्रेसेस भी मिलने लगे।
और उन डॉक्यूमेंट्स में से सेबी ने 20,000 डिपॉजिटर की डिटेल्स निकाली और उन लोगों को लेटर भेजा, और जिनमें से करीबन 68 का ही रिप्लाई आया। बाकी सब जो डॉक्यूमेंट्स थे उन सब लेटर्स पे ये लिख कर आया कि या तो ये एड्रेस ही एग्जिस्ट नहीं करता या तो वो बंदा ही वहां पर नहीं है, जिससे साफ हो गया कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उसमें से आधे से ज्यादा फेक थे और लोगों को उनका पैसा नहीं लौटाया गया था। और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट की बात को ना मानने के लिए 28 फरवरी 2014 में सुब्रत रॉय को गिरफ्तार किया गया और तिहाड़ जेल में रखा गया, और 2 साल बाद उन्हें पैरोल पे बेल भी मिल जाती है। पर यहाँ पे अच्छा ये होता है कि बाकी स्कैमर्स की तरह वो यहाँ से भागते नहीं है, वो हमारे देश को छोड़ के भागते नहीं हर्षद मेहता स्कैम की तरह, वो हमारे देश के अंदर रुकते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज को बेचकर लोगों को जो पैसा है उसे वापस करने का ट्राई करते हैं, और वो 2.1 बिलियन तक पैसा जमा भी कर लेते हैं। लेकिन 2016-17 तक आते आते ये पैसा उतना काफी नहीं था, और 14 नवंबर 2023 में उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है सुब्रत रॉय की। लेकिन 2023 में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक पोर्टल बनवाया CRCS की, जिसके अंदर आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है सहारा के तो आपको आपका पैसा रिफंड धीरे धीरे मिल जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना।